गोविंदपुर नामक गांव में रहने वाले जमींदार हरिलाल को जमीन से निकला सोना बहुत पसंद था। उसका मानना था कि ये बहुत शुद्ध सोना होता है, इसलिए वो उस गांव में जितनी जमीनें थी उनके मालिकों को डरा धमकाकर अपने आदमियों को वहां सोने के लिए खुदाई करने को कहता। अरे कृष्णा, क्या तुम्हें खेत में कुछ मिला अब तक? अब तक नहीं मालिक। तुम्हारे ना कहने से मैं नहीं सुनूंगा। सोना जरूर होगा, खोदते रहो। सभी जानते थे कि अगर वे जमींदार के खिलाफ बात करेंगे तो क्या होगा, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलता था। वो जैसा कहता वैसा ही करते रहते। एक दिन कार में जाते समय जमींदार एक किसान किशन लाल के घर पर रुक गया। ये देखकर किशन लाल जमींदार के पास आया और बोला, प्रणाम मालिक। कहो किशन लाल, तुमको कल की तारीख याद है कि नहीं? हाँ मुझे याद है मालिक, मैं कल आपके घर आऊंगा और मिलूंगा। फिर जमींदार वहां से चला गया। किशन लाल के बेटे सूरज ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी की थी और नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। वो दिन भर गांव में घूमता रहता था और दोस्तों के साथ समय बिताता था। फिर देर रात घर आता, खाना खाता और सो जाता। देखो सुजाता, जब तक हम जीवित हैं, हमारा बेटा अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा। फिर हम क्या करें जी? चलो हम आत्महत्या कर लेते हैं सुजाता। नहीं जी, हमारा बेटा अकेला हो जाएगा। हमें कल ही जमींदार को ब्याज सहित कर्ज चुकाना है, नहीं तो वो हमारी जमीन का मालिक बन बैठेगा और हमें वहां सोने की खुदाई करने को कहेगा। सूरज जो बगल के कमरे में था, उसने उनकी बातचीत सुनी और चौंक गया। किशन लाल और उसकी पत्नी रो रहे थे। सूरज ने अपने माता पिता के दर्द को समझा और बहुत दुखी हुआ। वो भी रोने लगा और सोचने लगा, मुझे क्षमा करें पिताजी, अब मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मैं आप दोनों को बचाऊंगा। इस तरह वो पूरी रात बिना सोए सोचता रहा। हमें जमीन अपनी बनाए रखने के लिए जमींदार को पैसे देने हैं और हमारे पास पैसा नहीं है। वो पूछने पर भी समय नहीं देंगे। वो कहेंगे कि उसने हमें पहले ही बहुत समय दे दिया है। जमींदार को जमीन में पाए जाने वाले सोने से प्यार है, इसीलिए मुझे एक मेटल डिटेक्टर बनाना होगा। ऐसा सोचते हुए उसने पूरी रात बहुत मेहनत की और एक मेटल डिटेक्टर बनाया जो सोने का पता लगा सकता था। अगले दिन किशन लाल और सुजाता निराश बैठे थे। जमींदार उनके घर आया और बोला, किशन लाल, तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए, इसीलिए मुझे अपने खेत दो। जल्दी करो। मालिक, मैं आपको अपना खेत नहीं, ये घर दे दूंगा, लेकिन खेत नहीं दे सकूंगा मालिक। मैं इस घर का क्या करूंगा? मुझे सिर्फ तुम्हारा खेत चाहिए। किशन लाल उससे बहुत अनुरोध करता है, लेकिन जमींदार उसकी बात नहीं मानता और उसके खेत को लेने पर अड़ा रहता है। वो उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने खेत नहीं दिए तो वो उसको मार डालेगा। क्योंकि कोई चारा नहीं था, किशन लाल और सुजाता हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए। इसी बीच सूरज वहां आ गया। वो किसान कृष्णा को भी अपने साथ लाया था। कृष्णा के हाथ में एक बड़ा संदूक था। ये देखकर जमींदार को कुछ शक हुआ और उसने उस संदूक को खोला। उसने देखा कि उसमें तो ढेर सारा सोना था। ये देखकर उसकी बाँछें खिल गई। मालिक, इस लड़के ने किसी मशीन का उपयोग करके इस सोने का जमीन में होने का पता लगाया और मुझे बताया। फिर हम जमीन से जल्दी से सोने को बाहर निकाल सके। क्या ऐसी भी क्या कोई मशीन है जो सोने के होने का पता लगा सकती हो? हाँ, ऐसी मशीन है। इसे मेटल डिटेक्टर कहा जाता है। यह सुनकर जमींदार को बहुत खुशी हुई। तुरंत उसने सूरज को अपने साथ ले जाकर गांव में सोने के होने का पता लगाने के लिए सोचा। उसने सूरज से इसके बारे में पूछा। न केवल हमारे खेत बल्कि उन सभी किसानों को भी उनके खेत लौटा दें जिनसे आपने उन्हें लिया था। तब मैं इस मशीन की मदद से सोने के होने का पता लगाऊंगा और आपको बताऊंगा, वरना नहीं। ये सुनकर जमींदार को खुशी हुई और उसने सभी किसानों को उनकी जमीनों के दस्तावेज लौटा दिए। इसके साथ सभी ने बहुत खुशी महसूस की और किशन लाल की प्रशंसा की कि उनका बेटा इतना होनहार निकला। ये सुनकर किशन लाल और सुजाता बहुत खुश हुए।
उस दिन के बाद से सूरज ने अपने बनाए मेटल डिटेक्टर का उपयोग करके सोने की उपस्थिति का पता लगाया। जमींदार भी सुकून से रहने लगा। लक्ष्मीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में बसवा नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटी वनमाला के साथ रह रहा था। बसवा मिट्टी की मूर्तियां बनाता था और उन्हें बेचकर अपने परिवार के लिए पैसे कमाता था। बसवा एक महान भक्त था। अगर उसे कोई समस्या होती तो वो उस गांव में स्वामी जी के पास जाता और उन्हें अपनी समस्या के बारे में बताता। स्वामी जी उसकी समस्या का समाधान करते थे। एक दिन वनमाला जिस लड़के से प्यार करती थी उससे शादी करके घर आ गई। ये देखकर उसके माता पिता को बहुत दुख हुआ। हमने तुम्हारे साथ क्या बुरा किया था बेटी? तुमने ऐसा क्यों किया? लोगों को पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी? लेकिन किरण बहुत अच्छा लड़का है पापा। मुझे डर था कि अगर मैं आपसे कहूंगी कि मैं उससे प्यार करती हूँ तो आप राजी नहीं होंगे। इतना कहकर वो रो पड़ी क्योंकि वनमाला उनकी इकलौती बेटी थी। उन्होंने सोचा जो कुछ होना था हो गया, आगे की सोचना चाहिए। ये सोचते हुए उन्होंने अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बीत गए। बसवा ने एक नया घर बनाया और उसे उपहार के रूप में वनमाला और किरण को दिया। तब से वनमाला और किरण उस नए घर में रहने लगे। किरण बिना कोई काम किए घर पर ही रहता था। दूसरी तरफ बसवा अपनी सारी मेहनत की कमाई अपनी बेटी और दामाद को देने लगा था। कुछ समय और बीत गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, बसवा अब बहुत कम खिलौने बना पा रहा था, इसीलिए कम कमाई हो रही थी। एक दिन वनमाला ने अपने पति से कहा, सुनो, तुम मेरे पापा पर कब तक निर्भर रहोगे? तुम भी कुछ काम करो। मेरे पापा से अब काम नहीं हो पा रहा है। वो बूढ़े हो रहे हैं। उनके लिए 2 परिवारों को पालना मुश्किल हो रहा है। हाँ तो फिर जाओ और अपने पिता से कहो कि मुझे दहेज दे। मैं उस पैसे से कुछ कारोबार शुरू कर लूंगा। मेरे पापा तो पहले ही इतना पैसा दे चुके हैं। अब उनके पास। तुमसे नहीं, अब मैं सीधे तुम्हारे पापा से बात करूंगा। ये कहकर वो गुस्से में अपने ससुर के घर पहुंच गया। उस समय बसवा खिलौने बना रहा था। किरण को देखकर उसने उससे पूछा, सब ठीक है ना किरण? आपकी बेटी मुझे डांट रही है कि मैं आप पर डिपेंड हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। आपने मुझे दहेज भी नहीं दिया। मुझे कुछ पैसा दीजिए, कारोबार शुरू करना है। इस समय तो मेरे पास नहीं है पैसा। अगर तुम कुछ दिन रुक जाओ तो मैं किसी तरह दे दूंगा। ये सुनकर किरण ने कहा ठीक है और वहाँ से चला गया। अगले दिन से बसवा ने और ज्यादा मिट्टी के खिलौने बनाने शुरू कर दिए और उन्हें बेचने लगा। उसने हर बार थोड़े से पैसे बचा भी लिए। मेरे ससुर ने बड़ा गंभीर चेहरा बनाकर मुझसे कहा था कि उसके पास पैसे नहीं है। वो खिलौने बेचकर पैसा कमा रहा है। मुझे पता होना चाहिए कि उसके पास पैसा है या नहीं है। ये सोचकर किरण रात को चुपके से ससुर के घर में चला गया। जब वो हर जगह खोज रहा था, उसने एक जगह पैसे रखे देखे। तुरंत उसने वो पैसे उठा लिए, दबे कदमों से वहां से चला गया। अगले दिन सुबह बसवा और उसकी पत्नी परेशान थे कि उनका पैसा गायब हो गया। तब बसवा स्वामी जी के पास गया और उन्हें इसके बारे में बताया। स्वामी जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। उस वरदान से तुम्हारा जीवन बदल जाएगा और तुम ये भी जान लोगे कि चोर कौन है। मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूँ। ये कहते हुए स्वामी जी ने उसे जादुई पानी दिया। तुम ये पानी अपने मिट्टी के खिलौनों पर छिड़कना जो तुम बनाते हो, फिर यहाँ होने वाला जादू देखना। बसवा ने वो जादू का पानी लिया और घर चला गया। उसने घर पर मिट्टी के खिलौनों पर वो जादू का पानी छिड़का। तुरंत वे खिलौने असल में बदल गए। ये देखकर बसवा को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने कुछ चीजें बनाई जैसे फ्रिज, बाइक आदि और उन पर जादू का पानी छिड़का। वे सभी चीजें असल की बन गई। वो उन चीजों को अपने दामाद के घर ले गया और उन्हें उपहार के रूप में दिया। सारी चीजें देखकर वनमाला की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन किरण ने सोचा, मैं तो इनके घर से सारा पैसा ले आया था, फिर इतना पैसा कहाँ से आ गया ससुर के पास? कुछ तो है। अगले दिन सुबह वो बसवा के घर के पास खड़ा हो गया और चुपके से देखने लगा कि वो क्या कर रहा है। तब उसने बसवा के मिट्टी के खिलौनों पर जादू का पानी डालते ही उन्हें असल में बदलते हुए देखा। ये देखकर वो बहुत हैरान हो गया और सोचा, तो ये इस पानी का जादू है, मैं इसे हासिल करके रहूंगा। उस रात एक बार फिर
वो बसवा के घर में घुस गया और उस जादू के पानी को चुरा लिया। अगले दिन सुबह उसने अपने घर के खिलौनों पर उस पानी का छिड़काव किया। तब वहां एक सांप प्रकट हो गया। ये देखकर वो डर गया और अपने ससुर के घर भागा। सांप ने उसका पीछा किया और उस घर में घुस गया। किरण अपने ससुर के पास गया और उसे बताया कि क्या हुआ था। ससुर जी प्लीज मुझे बचा लो, मैंने गलती की है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे बचा लो। उसने बसवा से विनती की। तुरंत बसवा ने स्वामी जी को अपने मन में याद किया और उस सांप पर जादुई पानी छिड़का। वो वहां से गायब हो गया। ससुर जी मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन के बाद से वो अपने ससुर के साथ काम में लग गया।